अभिनव झा की इस अनोखी कक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो हम लोग देख रहे थे हमारा टॉपिक नंबर 1.10.6 के बारे में हम लोग देख रहे थे। जो हमारा 1.10.6 क्या था, तो ये था हमारा कोविड 5 के प्रिंसिपल्स के बारे में, 5 प्रिंसिपल्स ऑफ कोविड 5। तो हम लोगों ने बस इसमें पॉइंट्स पे डिस्कस किया था। SEF, एस से हम लोगों ने देखा स्टेक होल्डर नीड्स, ई से हम लोगों ने देखा कवरिंग इंटरप्राइज एंड टू एंड, और एफ से हम लोगों ने देखा था अप्लाइंग ए सिंगल इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था इनेबलिंग हॉलिस्टिक अप्रोच। तो सैफ अली खान अकेला होली खेल रहा है सेपरेटली, तो अकेला होली खेल रहा है। तो SEF मीटिंग स्टेक होल्डर नीड्स, ई से इंटरप्राइज एंड टू एंड, और एफ का मतलब हम लोगों ने देखा है अप्लाइंग ए सिंगल इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क। और उसके बाद होली का मतलब हम लोगों ने देखा था इनेबलिंग ए हॉलिस्टिक अप्रोच और सेपरेट गवर्नेंस फ्रॉम मैनेजमेंट। जो गवर्नेंस होता है वो सेपरेट होता है मैनेजमेंट से। तो हम लोग इसको अब डिटेल में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। वैसे तो सारी चीज़ें आपको पता है, जस्ट मैं बोल दूंगा और आपको बस याद रखना है चीज़ों को। तो आप क्या बोलते हैं, पहला जो है मीटिंग स्टेक होल्डर नीड्स, हम प्रिंसिपल नंबर 1 पे चर्चा कर रहे हैं, मीटिंग स्टेक होल्डर नीड्स। उम्मीद है कि आप एक बार में याद रखने की कोशिश करोगे। पहला पॉइंट है आपका वैल्यू क्रिएशन, पहला कीवर्ड है वैल्यू क्रिएशन, दूसरा कीवर्ड है कस्टमाइज, और तीसरा कीवर्ड है अलाइनमेंट ऑफ एंटरप्राइज नीड विथ IT सॉल्यूशन। तो दूसरा कीवर्ड है कस्टमाइज और तीसरा है अलाइनमेंट एंटरप्राइज नीड्स एंड IT सॉल्यूशन। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं मीटिंग स्टेक होल्डर नीड्स, स्टेक होल्डर नीड्स को पूरा करना। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि वैल्यू क्रिएशन के बारे में। जो वैल्यू क्रिएशन, तो इंटरप्राइज का अस्तित्व होता है स्टेक होल्डर लोगों को वैल्यू डिलीवर करने के लिए, और वैल्यू डिलीवर करने के लिए उनको रिस्क लेना पड़ता है इंटरप्राइज को, और इंटरप्राइज को रिस्क लेना पड़ता है, और रिस्क और बैलेंस बना के चलना पड़ता है एसेट्स का ऑप्टिमल यूज़ के बीच में, ठीक है, ताकि स्टेक होल्डर लोगों को फ़ायदा मिल सके और सेटिस्फैक्शन भी हो सके। कोविड 5 सारा प्रोसेस और इनेबलर को बताता है, कोविड 5 सारे प्रोसेस और इनेबलर को बताता है। तो कोविड 5 प्रोसेस रेफरेंस मॉडल हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे। उसके बाद 7 इनेबलर ऑफ कोविड देखेंगे। तो यही बात यहाँ पे बोल रही है कि कोविड 5 जो है सारा प्रोसेस और इनेबलर को बताता है जो कि वैल्यू डिलीवर करने में हेल्प करे। उसके बाद दूसरा कीवर्ड हमारा होता है कस्टमाइज़, दूसरा कीवर्ड हमारा होगा कस्टमाइज़। हर इंटरप्राइज़ का ऑब्जेक्टिव जो है वो अलग होता है, ठीक है, हर इंटरप्राइज़ का ऑब्जेक्टिव अलग होता है, इसलिए जो है कस्टमाइज़ करके कोविड 5 को बेस्ट सुटेबल तरीके से स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट में जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन कस्टमाइज़ करने में जो है इंटरप्राइज़ को इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर को ध्यान में रखना चाहिए। इंटरप्राइज़ को इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर को ध्यान में रखना चाहिए। इंटरनल फैक्टर का मतलब तो आप जानते ही, एक्सटर्नल का मतलब गवर्नमेंट पॉलिसी, कॉम्पिटिशन्स, जो कुछ भी होते हैं ऐसी चीज़ें, वो सारी चीज़ें। उसके बाद तीसरा कीवर्ड हम लोग ने लिखा था अलाइन इंटरप्राइज नीड्स एंड IT सॉल्यूशन, इंटरप्राइज की आवश्यकताओं को और IT सॉल्यूशन को जो है वो अलाइन करना। तो ओवरऑल गोल को अचीव करने के लिए, इंटरप्राइज के पूरे गोल को अचीव करने के लिए इंटरप्राइज को जो बोलते हैं हर लेवल पे स्पेसिफिक गोल सेट करना पड़ता है, और उस स्पेसिफिक गोल को पाने के लिए IT सॉल्यूशन ढूंढना पड़ता है। तो इंटरप्राइज को जो है स्पेसिफिक गोल सेट करना पड़ता है, और उस गोल को पाने के लिए जो है IT सॉल्यूशन एंड सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है। और जो स्पेसिफिक सर्विस की ज़रूरत पड़ती है, कोविड 5 उस स्पेसिफिक गोल को ओवरऑल गोल के साथ जो है, और ओवरऑल गोल को IT सॉल्यूशन एंड सर्विस के साथ अलाइन कर देता है। ओवरऑल गोल के साथ जो है वो क्या बोलता है, ओवरऑल गोल के साथ अलाइन करता है जो IT के गोल एंड सॉल्यूशंस को, IT गोल्स को, और IT गोल्स को IT सॉल्यूशन एंड सर्विसेज के साथ। तो इस तरह से भी हम याद रख सकते हैं। तो मीटिंग स्टेक होल्डर नीड्स में हम लोगों ने 3 बातें देखी, वैल्यू क्रिएशन, कस्टमाइजेशन और अलाइन इंटरप्राइज नीड्स विथ IT सॉल्यूशंस। इंटरप्राइज का नीड्स और IT सॉल्यूशन को अलाइन करना। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल नंबर 2, कवरिंग इंटरप्राइज एंड टू एंड, अंत से अंत तक इंटरप्राइज को कवर करना, मतलब शुरू से अंत तक, इस छोर से लेके उस छोर तक। तो क्योंकि कवरिंग इंटरप्राइज एंड टू एंड है, इसीलिए कवर ऑल फंक्शंस, तो सारे फंक्शंस को कवर करना हमारा पहला कीवर्ड हो गया। पहला कीवर्ड क्या हो गया, सारे फंक्शन को कवर करना। तो एंड टू एंड कवर करता है, तो पहला कीवर्ड सारे फंक्शन को कवर करना, ना केवल IT के फंक्शन को बल्कि सारे के सारे फंक्शन को कवर करता है, और इन्फॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन और उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी जो है उसको एसेट्स की तरह ट्रीट किया जाता है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन और उससे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी होती है उसको संपत्ति की तरह, एसेट्स की तरह यूज़ किया जाता है यहाँ पे। कवरिंग इंटरप्राइज इंड टू इंड प्रिंसिपल नंबर 2 में हमारा दूसरा कीवर्ड है इंटीग्रेट। कोविड 5 इंटीग्रेट करता है इंटरप्राइज की आईटी गवर्नेंस को इंटरप्राइज गवर्नेंस के साथ। तो इंटरप्राइज गवर्नेंस के साथ जो है कोविड आईटी गवर्नेंस को है इंटीग्रेट करता है, इंटरप्राइज गवर्नेंस के साथ आईटी गवर्नेंस को कोविड 5 जो है वो इंटीग्रेट करता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है जो है हमारा कवरिंग इंटरप्राइज इंड टू इंड का, इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि एवरीथिंग एंड एवरीवन। तो एवरीथिंग एंड एवरीवन तीसरा कीवर्ड हम लोग बोल सकते हैं, एवरीथिंग एंड एवरीवन। तो इंड टू इंड का मतलब जो होता है इंटरनल और एक्सटर्नल लेवल पे हर बातों को जो आईटी गवर्नेंस और मैनेजमेंट से रिलेटेड है उसको एक ही प्लेटफॉर्म पे ला के रख दिया जाता है। और हर रिलेटेड चीज़ यानी कि एवरीथिंग को और हर रिलेटेड लोग यानी कि एवरीवन को इंक्लूड करता है, एवरीथिंग को और एवरीवन को इंक्लूड करता है। तो कवरिंग इंटरप्राइज इंड टू इंड में पहली बात हम लोगों ने क्या देखी, कवरिंग इंटरप्राइज इंड टू इंड में हम लोगों ने देखा कवर ऑल फंक्शंस। दूसरा हम लोगों ने देखा इंटीग्रेट करता है इंटरप्राइज गवर्नेंस को आईटी गवर्नेंस के साथ। और तीसरी बात हम लोगों ने देखी इंड टू इंड। तो इंड टू इंड में हम लोगों ने देखा एवरीथिंग एंड एवरीवन। तो तीसरी बात हम लोगों ने देखी एवरीथिंग एंड एवरीवन। तो इसमें क्या बोला गया था हमें कि इंड टू इंड का मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल लेवल पर हर बातों को आईटी गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट से रिलेट जो होते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे ला दिया जाता है, ठीक है। और जितने भी लोग होते हैं एवरीथिंग एंड एवरीवन को ये इंक्लूड कर लेता है। उसके बाद हम लोग प्रिंसिपल नंबर 3 की बात करते हैं, अप्लाइंग ए सिंगल इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क। अकेला इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क को अप्लाई किया जाता है। तो इंटरप्राइज लेवल पर हर रिलीवेंट और अदर फ्रेमवर्क, स्टैंडर्ड और प्रैक्टिस को इंक्लूड कर लेता है। ये सिंगल इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क ये ऐसा फ्रेमवर्क होता है जो अकेला हर एक जो है फ्रेमवर्क, हर एक स्टैंडर्ड और हर एक प्रैक्टिस को अपने आप में इंक्लूड कर लेता है। कोविड 5 को इसीलिए हम लोग कंप्लीट इंटरप्राइज सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। कोविड इंटरप्राइज को हम लोग कंप्लीट इंटरप्राइज सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। तो इनेबलिंग जो है अप्लाइंग ए सिंगल इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क। अब हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल नंबर 4 की, इनेबलिंग ए हॉलिस्टिक अप्रोच। हॉलिस्टिक अप्रोच का इनेबल करता है। तो हॉलिस्टिक का मतलब क्या होता है, हॉलिस्टिक का मतलब होता है कि मतलब क्या बोलते हैं, सारे पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के रखना, सारे होल पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के रखना, समग्र और अखंड दृष्टिकोण बोले तो इसका हिंदी मीनिंग होने वाला है। तो इनेबलिंग ए हॉलिस्टिक अप्रोच। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि कोविड 5 जो है वो सबको कवर करने के लिए, सबको ये क्या बोलते हैं समग्र दृष्टिकोण रखने के लिए 7 इनेबलर दिया है। इन्होंने 7 इनेबलर दिया है, ठीक है, ताकि हॉलिस्टिक अप्रोच से हम लोग गवर्नेंस और मैनेजमेंट कर सकें। तो इफेक्टिव एंड इफिशिएंट गवर्नेंस और मैनेजमेंट करने के लिए हॉलिस्टिक अप्रोच का होना बहुत ज़रूरी है। तो जस्ट आप इसको रीड कर लो, इनेबलिंग ए हॉलिस्टिक अप्रोच, जिसको जो हॉलिस्टिक अप्रोच का होना बहुत ज़रूरी है। कोविड 5 क्या करता है, इसको इनेबल करता है ताकि हम लोग इफिशिएंट एंड इफेक्टिव तरीके से गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट कर सके। तो उसका मकसद जो है हॉलिस्टिक अप्रोच का होना वो अच्छे तरीके से गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट करना ही होगा। उसके बाद प्रिंसिपल नंबर 5 देखते हैं, सेपरेटिंग गवर्नेंस फ्रॉम मैनेजमेंट। गवर्नेंस को मैनेजमेंट से सेपरेट रखो। तो गवर्नेंस का मतलब तो आप लोग जानते ही हो, जो गब्बर सिंह आपको याद ही होगा, गब्बर सिंह का मतलब टू स्टीयर होता है। इसका मतलब होता है कि ये स्टेक होल्डर लोगों को मीन्स एंड मैकेनिज्म देता है, जिससे कि स्टेक होल्डर लोग बहुत सारे ऑप्शन को इवेलुएट करते हैं, डायरेक्शन सेट करते हैं और उसी हिसाब से जो है वो मॉनिटर करते हैं। तो ये मीन्स एंड मैकेनिज्म और ये गवर्नेंस, ये तो लेने वाला स्टेक होल्डर लोग हो गया, देने वाला कौन होता है, तो लॉ बोलता है, लीगली बोला जाता है कि जो बोर्ड लोग होते हैं वो लोग जो हैं अकाउंटेबल होते हैं कंपनी के ट्राई के लिए, TRAI अगर आपको याद हो पहला वीडियो, तो ट्रांसपेरेंसी के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए और उसके बाद इंडिपेंडेंस वगैरह सबका रिपोर्टिंग करने के लिए जो बोर्ड वगैरह लोग होते हैं वो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वो लोग ये काम करते हैं। तो गवर्नेंस का मतलब हम लोगों ने डिवाइस किया। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, तो गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। तो गवर्नेंस करने के लिए जो है वो एक्टिविटी करनी पड़ती है और एक्टिविटी के लिए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जो कुछ भी आपने 12th में पढ़ा होगा तो वो सारी चीज़ें जो करनी पड़ती है तो उसको जो है मैनेजमेंट कहा जाता है। तो हम लोग जो है मैनेजमेंट का जो है गवर्नेंस और मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा कोविड 5 रेफरेंस मॉडल, उसमें जो नीचे में आप देख सकते हो कि गवर्नेंस को और मैनेजमेंट को अलग से डिफाइन किया गया है, जो हम लोग वहाँ पे चल जाने के बाद देखेंगे। तो सेपरेटिंग गवर्नेंस फ्रॉम मैनेजमेंट में हम लोग देखते हैं कि सेपरेटिंग कैसे कैसे
क्या लिखा गया है इसमें, सेपरेटिंग गवर्नेंस फ्रॉम मैनेजमेंट में। तो यहाँ पे बताया गया है कि गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट का जो है एक्टिविटी अलग अलग होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के हिसाब से, और उनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है, पर्पस भी अलग अलग होता है। तो ये कोविड-5 बताता है कि इन लोगों को क्लियरली सेपरेट करके रखो। लेकिन एक बात और ये है कि गवर्नेंस के बिना मैनेजमेंट नहीं हो सकता ठीक से, और अगर मैनेजमेंट नहीं है तो गवर्नेंस नहीं हो सकता। तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करने वाला भी जो है वो एलिमेंट है। उसके बाद अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं कोविड-5 प्रोसेस रेफरेंस मॉडल। टॉपिक नंबर 1.10.7 आपकी स्टडी मटेरियल के हिसाब से हम लोग देखते हैं कोविड-5 प्रोसेस रेफरेंस मॉडल। तो प्रोसेस का रेफरेंस करने के लिए जो मॉडल बनाया जाता है, तो प्रोसेस का रेफरेंस देने के लिए, तो कोविड-5 में जो है ये मॉडल जो है वो इंक्लूड होता है, रेफरेंस मॉडल जो है कोविड-5 में इंक्लूड होता है। इसका नाम ही जैसा कि जाहिर है प्रोसेस रेफरेंस, तो ये हर एक प्रोसेस को डिटेल में डिस्क्राइब करता है, मतलब हर एक प्रोसेस का रेफरेंस देता है। इसमें सारी आईटी एक्टिविटी और रिलेटेड प्रोसेस को जो है इंक्लूड कर लिया जाता है। आईटी के लिए जो भी एक्टिविटी होंगी और जो आईटी के लिए जो भी रिलेटेड प्रोसेस होंगे सबको इंक्लूड कर लिया जाता है, तभी तो डिटेल में जो है प्रोसेस का रेफरेंस दे पाएगा। फिर बोलता है हर इंटरप्राइज को एक अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पार्ट की तरह इस रेफरेंस मॉडल से इंटीग्रेट और इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। और इस जो रेफरेंस मॉडल से इंटीग्रेट करने के लिए हम लोगों को सारे प्रोसेस को अच्छे से डिफाइन करना पड़ेगा। सारे प्रोसेस को इस मॉडल से इंटीग्रेट करने के लिए अच्छे से डिफाइन करना पड़ेगा। तो कोविड-5 में ये मॉडल जो है वो इंक्लूड रहता है अच्छे से। गवर्नेंस मैनेजमेंट के लिए ये प्रोसेस को डिटेल में डिस्क्राइब करता है। इसमें सारे एक्टिविटी जो आईटी से रिलेटेड है और सारे प्रोसेस जो है इंक्लूड कर लिया जाता है, ठीक है, ताकि जो मैनेजमेंट वाले भी हैं यानी कि बिजनेस मैनेजमेंट वाले लोग भी इसको समझ सके और अप्लाई कर सकें। तो जो इंटरनल मैनेजमेंट वाले लोग भी हैं इसको समझ कर अप्लाई कर सकें। फिर अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो होता है वो एक एक प्रोसेस को अच्छे से डिफाइन करता है और इस रेफरेंस मॉडल को अपने आप में इंटीग्रेट करता है। तो इस तरह से कोविड-5 प्रोसेस रेफरेंस मॉडल के बारे में जस्ट आप रीड कर सकते हो। उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं कोविड-5 इंटरप्राइज जो है कोविड-5 के इनेबलर्स होते हैं, 7 इनेबलर्स। ये आपका टॉपिक नंबर 1.10.8 है। कोविड-5 के 7 इनेबलर के बारे में हम लोग अब चर्चा करेंगे। इससे पहले आपको बताया गया है इसी टॉपिक में कोविड-5 प्रोसेस रेफरेंस मॉडल में गवर्नेंस क्या होता है और मैनेजमेंट क्या होता है। तो इसके बारे में जस्ट एक बार हम लोग देख लेते हैं कि गवर्नेंस के बारे में क्या बताया गया है और मैनेजमेंट के बारे में क्या बताया गया है। तो हम लोगों ने प्रिंसिपल नंबर 5 देखा था, सेपरेटिंग गवर्नेंस फ्रॉम मैनेजमेंट। वहाँ पे भी मैंने एक बार आपको बताया था कि गवर्नेंस क्या होता है। तो यहाँ पे बोलता है कि जो गवर्नेंस जो होता है वो इंश्योर करता है कि स्टेक होल्डर लोगों की ज़रूरत जो है, जो स्टेक होल्डर लोगों की रिक्वायरमेंट जो है वो कंडीशन के हिसाब से है और वो ऑप्शन को इवेल्युएट कर सकते हैं ताकि बैलेंस डिटरमाइन किया जा सके। तो ई से हम लोगों ने इवेल्युएट देखा था, उसी को कंफर्म कर लिया यहाँ पे। डी से हम लोगों ने डायरेक्शन देखा था, तो ओवरऑल डायरेक्शन सेट करता है प्रायोरिटाइजेशन और डिसीजन के हिसाब से, डिसीजन की क्रिटिकलिटी के हिसाब से ओवरऑल डायरेक्शन जो है स्टेक होल्डर लोग सेट करता है। उसके बाद मॉनिटर करता है परफॉर्मेंस और कंप्लाइंस करने के लिए, मॉनिटर करता है परफॉर्मेंस और कंप्लाइंस को। ज़्यादातर केस में जो ये गवर्नेंस देने की जिम्मेदारी होती है वो बोर्ड की होती है। अक्सर जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें स्पेसिफिक डेडिकेटेड बॉडी बनाई जाती है अलग से, जो गवर्नेंस करती है। मैनेजमेंट के बारे में हम लोग देखते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है। तो गवर्नेंस को जो डायरेक्शन मिलता था उसको पाने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है डायरेक्शन के लिए। तो डायरेक्शन को जो है ऑर्गेनाइजेशन में, और उस एक्टिविटी को प्लान, बिल्ड, रन या ऑपरेट या मॉनिटर किया जाता है, जिसको हम लोग मैनेजमेंट बोलते हैं। तो उस एक्टिविटी को प्लान, बिल्ड, रन, मॉनिटर वगैरह सब किया जाता है, उसको मैनेजमेंट बोलते हैं। ज़्यादातर केस में एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट यानी कि MD, WTD और मैनेजर की जिम्मेदारी होती है मैनेजमेंट करना, ठीक है। और तो ये सारी गवर्नमेंट्स और मैनेजमेंट के बारे में दिया हुआ है। उसके बाद एक बात और ये है कि जो गवर्नेंस और मैनेजमेंट जो हैं वो जो है उसको देखने के बाद हम लोग जान सकते हैं कि अलग अलग टाइप की एक्टिविटी और अलग अलग टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दोनों कवर करता है। लेकिन गवर्नेंस जो होता है वो EDM के लिए यानी कि इवेल्युएट, डायरेक्ट और मॉनिटर करने के लिए, और उसके बाद मैनेजमेंट को अपना प्लान, बिल्ड, ऑपरेशन और मॉनिटर करने के लिए जो मैनेजमेंट को भी है वो गवर्नेंस की ज़रूरत पड़ती है और गवर्नेंस को भी मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि दोनों आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के। तो कंप्लीट तरह से सेपरेट नहीं किया जा सकता है दोनों को। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं जो यहाँ पे
गवर्नेंस प्रोसेस और मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में बताया गया है। गवर्नेंस प्रोसेस, मैनेजमेंट प्रोसेस, प्रोसेस को दो प्रकार से बांटा गया है, गवर्नेंस प्रोसेस एंड मैनेजमेंट प्रोसेस। इसको हम लोग आगे चल के डिटेल में पढ़ने वाले, जस्ट ये चर्चा कर दी गई है। जो गवर्नेंस प्रोसेस जो होता है, EDM की प्रैक्टिस, तो इवैल्यूएट, डायरेक्ट, मॉनिटर की प्रैक्टिस, इसमें 5 प्रोसेस दिए गए हैं जिसको हम लोग EDM 01 से लेके EDM 05 तक बोल सकते हैं। तो समझो तो अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो कोविड-5 में जो है वो प्रोसेस रेफरेंस मॉडल है, प्रोसेस रेफरेंस मॉडल कोविड-5 में है। और कोविड-5 में जो प्रोसेस रेफरेंस मॉडल है उसमें 2 प्रोसेस को हम लोग बांट सकते हैं, गवर्नेंस प्रोसेस और मैनेजमेंट प्रोसेस। गवर्नेंस प्रोसेस जो होता है वो 5 तरीके का दिया गया है। गवर्नेंस प्रोसेस जो होता है वो 5 चैप्टर्स में डिफाइन किया गया है, EDM 01, EDM 02, EDM 03, EDM 04 और EDM 05। तो ये 5 प्रकार के EDM होते हैं। गवर्नेंस प्रोसेस में 5 प्रकार के EDM प्रैक्टिस होते हैं जिसको हम लोग EDM 01 से लेके EDM 05 तक बोल सकते हैं। लेकिन मैनेजमेंट प्रोसेस में जो होता है वो 3 चीज़ें होती है। एक पहला APO होता है, APO 4 चीज़ें होती है। पहला APO, दूसरा BAI और तीसरा उसके बाद DSS और उसके बाद चौथा MEA। तो ये मैनेजमेंट में 4 चीज़ें होती है। APO यानी कि अलाइन, प्लान और ऑर्गेनाइज़ करना, अलाइन, प्लान और ऑर्गेनाइज़ करना। तो एक्चुअली जो है प्रॉब्लम है कि नहीं है उसको जानने के लिए अलाइन, प्लान और ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। इसमें 13 प्रोसेस होते हैं। 13 प्रोसेस में हम लोग 1-2 प्रोसेस यहाँ पे आगे चल के पढ़ने वाले। 13 प्रोसेस में APO 01 से लेके APO 13 तक होता है। APO 01 से लेके APO 13 तक होता है। बिल्ड, एक्वायर एंड इम्प्लीमेंट में, बिल्ड, एक्वायर और इम्प्लीमेंट में 10 प्रोसेस होते हैं। BIA 01 से लेके BIA 10 तक, बिल्ड, एक्वायर और इम्प्लीमेंट में। तो A से हो गया अलाइन, प्लान, ऑर्गेनाइज, B से हो गया बिल्ड, एक्वायर एंड इम्प्लीमेंट। उसके बाद D से क्या हो गया, तो C को इग्नोर करो, अब D पे आते हैं हम लोग। D से क्या हो गया, डिलीवर, सर्विस एंड सपोर्ट। तो DSS, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम नहीं, डिलीवर, सर्विस एंड सपोर्ट। तो इसमें 6 प्रोसेस होते हैं, मॉनिटर, इवेल्युएट और असेसमेंट। तो SS इसमें जो है 3 प्रोसेस होते हैं, मॉनिटर, इवेल्युएट और असेस में 3 प्रोसेस होते हैं। तो कुल मिला के जो है इसको आपको जस्ट एक बार रीड कर लेना है, गवर्नेंस में कितने प्रोसेस होते हैं। तो गवर्नेंस प्रोसेस में जो होते हैं EDM होता है, गवर्नेंस में EDM होता है, जैसा कि आप लोग गवर्नेंस के डिफिनेशन से ही जानते हो, इवेल्युएट करना, डायरेक्ट करना और मॉनिटर करना, जैसा कि आप लोग डिफिनेशन से ही जानते हो। तो EDM 01 से लेके EDM 05 तक होता है। उसके बाद मैनेजमेंट प्रोसेस में APO होता है पहला, अलाइन, प्लान एंड ऑर्गेनाइज होता है। तो APO होता है पहला, अलाइन, प्लान एंड ऑर्गेनाइज होता है। उसके बाद बिल्ड, एक्वायर और इम्प्लीमेंट होता है, बिल्ड, एक्वायर और इम्प्लीमेंट होता है जिसको हम लोग BAI बोलते हैं। और उसके बाद फिर डिलीवर, सर्विस एंड सपोर्ट। तो 6 प्रोसेस होता है डिलीवर, सर्विस एंड सपोर्ट में। और मॉनिटर, इवेल्युएट एंड असेस में 3 प्रोसेस होते हैं, मॉनिटर, इवेल्युएट और असेस में 3 प्रोसेस होते हैं। तो मैनेजमेंट प्रोसेस में तो यहाँ पे आप पहला वाला था APO। तो जैसे अगर साउथ इंडियन मूवीज़ आप देखते होगे तो अल्लू अर्जुन की मूवी, महेश बाबू की मूवी, ये सब आप देखते होगे तो आंध्र प्रदेश गाड़ी का नंबर ज़्यादातर AP रहता है, ठीक है। तो AP में सोचो कि जो अल्लू अर्जुन फिल्म एक्टर है, ठीक है, वो मतलब क्या बोलते हैं, हीरोइन जा रही है उसको BAI बोल रहा है। तो बिल्ड, एक्वायर और इम्प्लीमेंट, तो APO BAI, BAI बोल रहा है तो BAI का स्पेलिंग हम लोगों ने चेंज करते हैं BAI। तो बिल्ड, एक्वायर और इम्प्लीमेंट, लॉजिकल नहीं फिर भी आप ज़बरदस्ती लॉजिक बनाओ। उसके बाद DSS तो बोलता है कि जो BAI बोला वो कहाँ पे चली गई, तो वो दिल्ली चली गई। तो DSS, डिलीवर, सर्विस एंड सपोर्ट, तो सर्विस एंड सपोर्ट कंपनी में काम करने के लिए वो चली गई, डिलीवर, सर्विस और सपोर्ट। और उसके बाद मॉनिटर, इवेल्युएट एंड असेस, तो उसके बाद फिर वो मॉनिटर, इवेल्युएट एंड असेस करने के लिए अल्लू अर्जुन भी वहाँ पे पहुँच जाता है। तो MEA, ठीक है। तो अलाइन, प्लान, ऑर्गेनाइज, बिल्ड, एक्वायर, इम्प्लीमेंट और उसके बाद फिर डिलीवर, सर्विस एंड सपोर्ट और मॉनिटर, इवेल्युएट एंड असेस। ये सारी चीज़ें जो हैं, हो सके तो आप इसको 2-3 बार लिख के याद कर लो, बिना देखे 2-3 बार लिखोगे तो इन सब चीज़ों को आप याद कर पाओगे। क्योंकि कोविड-5 प्रोसेस रेफरेंस मॉडल जो है इसमें जो गवर्नेंस प्रोसेस और मैनेजमेंट प्रोसेस, ये वाला टॉपिक जो है हम लोगों ने APO, BIA वगैरह सब जो देखा, BAI वगैरह सब देखा, वो सारी चीज़ें जो है वो नई डाली गई है। तो मे भी इस एरिया से क्वेश्चन को पूछ सकता है। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं 7 इनेबलर ऑफ कोविड। कोविड के 7 इनेबलर क्या क्या होते हैं, कोविड के 7 इनेबलर क्या क्या होते हैं। तो पहला होता है प्रिंसिपल, पॉलिसी और फ्रेमवर्क। तो पहला होता है प्रिंसिपल, पॉलिसी एंड फ्रेमवर्क। तो पहला वाला आप याद रखो, यहाँ पे जो दिया हुआ है उस पर प्रिंसिपल, पॉलिसी एंड फ्रेमवर्क बीच में लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहला वाला होता है प्रिंसिपल, पॉलिसी एंड फ्रेमवर्क। तो प्रिंसिपल मतलब क्या,
तो प्रिंसिपल मतलब क्या, जो आपके कॉलेज का प्रिंसिपल मान लो होगा वो प्रिंसिपल हो गया। उसके बाद आप अगले पॉइंट को देखो तो उसमें लिखा हुआ है प्रोसेस, ऑर्गेनाइज, तो PO। और उसके बाद फोर्थ नंबर पॉइंट B, उसके बाद फिफ्थ नंबर पॉइंट I, और उसके बाद जो है A, उसके बाद जो है सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशंस, तो A, और उसके बाद लास्ट वाला है पीपल स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज। तो आप इसको याद कर सकते हो, प्रिंसिपल फोबिया हो गया है आजकल पीपल को, ठीक है। तो प्रिंसिपल फोबिया, POBIA, फोबिया। तो प्रिंसिपल आपका पहला पॉइंट हो गया। फोबिया का P से हो गया आपका प्रोसेस, O से हो गया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, B से हो गया कल्चर, इथिक्स एंड बिहेवियर, और उसके बाद I से हो गया इंफॉर्मेशन, A से हो गया एप्लीकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज, और उसके बाद पीपल स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज। ठीक है। तो पीपल स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज। तो आजकल 7 इनेबलर ऑफ कोविड, अगर आप अपने प्रिंसिपल को पहचानते हो तो आप उस आंखें बंद करो और अपने प्रिंसिपल को याद करो कि स्कूल में आपका प्रिंसिपल कौन था जब आप 10th में थे। उसके बाद फिर 12th में आपका प्रिंसिपल कौन था, फिर आप कॉलेज में गए तो वहाँ पे आपका प्रिंसिपल कौन था। अगर आप सारे प्रिंसिपल को रिकॉल कर पाते हो तो यानी कि जो है 7 प्रिंसिपल का नाम आप रिकॉल कर लो, ठीक है, याद करो अपने प्रिंसिपल्स को, तो प्रिंसिपल फोबिया हो जाएगा आपको भी। और जब प्रिंसिपल फोबिया आपको हो जाएगा तो प्रिंसिपल फोबिया हो गया आजकल पीपल को भी, आपको भी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें देखते हैं सबसे पहले जो प्रिंसिपल पॉलिसी एंड फ्रेमवर्क जो है, पहला नंबर पॉइंट प्रिंसिपल फोबिया पीपल का। तो पहला नंबर जो पॉइंट है तो उसमें हम लोग देखते हैं कि वो क्या बताया गया है। तो पैराग्राफ, उससे पहले पैराग्राफ कुछ लिखा हुआ, उसमें क्या बताया गया है। यहाँ पे बोला गया है 7 इनेबलर ऑफ कोविड। तो इनेबलर का मतलब होता है वो फैक्टर जो कि इंडिविजुअली या कलेक्टिवली इन्फ्लुएंस करता है वर्क को या एक्ट को होने या ना होने में। तो इनेबलर का क्या मतलब होता है, जो वो फैक्टर जो इंडिविजुअली अकेला या कलेक्टिवली इन्फ्लुएंस करता है किसी वर्क या एक्ट को होने या ना होने में। हाई लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड गोल जो होती है उसके हिसाब से कोविड-5 ने 7 इनेबलर बनाए हुए हैं। पहला इनेबलर है हमारा प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल जो हमारा पहला इनेबलर है प्रिंसिपल पॉलिसी एंड फ्रेमवर्क। तो एक ऐसा वकील होता है, प्रिंसिपल एक ऐसा वकील होता है जो हमारे इंटरप्राइज के डिज़ायर्ड बिहेवियर को जो है प्रैक्टिकल गाइड में बदलता है। डिज़ायर्ड जो हमारा बिहेवियर उसको प्रैक्टिकल गाइड में बदलता है, यानी कि डे टू डे मैनेजमेंट एक्टिविटी करने के लिए प्रैक्टिकल गाइड में बदलता है। तो प्रिंसिपल पॉलिसीज़ एंड फ्रेमवर्क। तो प्रिंसिपल सर के पास पुलिस और ऐसा फ्रेम है जिसके हिसाब से वो क्या करते हैं, उसके पास ऐसा व्हीकल है, उनके पास ऐसा व्हीकल है जिससे वो एंटरप्राइज में जो है यानी कि कॉलेज में जो है डिज़ायर्ड बिहेवियर को प्रैक्टिकल गाइड में चेंज कर देते हैं। तो प्रिंसिपल पॉलिसी एंड फ्रेमवर्क डे टू डे मैनेजमेंट करने के लिए। दूसरा हम लोग देखते हैं फोबिया का पी क्या था, प्रोसेस। तो प्रोसेस क्या था, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सेट ऑफ प्रैक्टिस बताता है प्रोसेस। तो 7 इनेबलर का दूसरा इनेबलर हमारा था प्रोसेस, फोबिया का पी, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सेट ऑफ प्रैक्टिस बताता है ये प्रोसेस। फोबिया का ओ क्या था, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। किसी भी इंटरप्राइज का की डिसीजन मेकिंग में जो है एंटिटी को 3 लेवल में जनरली बांटा जाता है, टॉप लेवल में, मिडिल लेवल में और लोअर लेवल पे। इन तीनों लेवल पर जो है यानी कि टॉप लेवल पे स्ट्रैटेजिक डिसीजन लिया जाता है और मिडिल लेवल पे टैक्टिकल और ऑपरेशनल डिसीजन जो है लोअर लेवल पे लिया जाता है। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को 3 पार्ट में बांटा जाता है। तो फोबिया का ओ हमारा हो गया। फोबिया का बी की बात करते हैं, बिहेवियर, कल्चर एंड इथिक्स। तो गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट का एक जो है गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट करने के लिए एक जो है क्रिटिकल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे। सक्सेस जो है कल्चर, इथिक्स और बिहेवियर जो होते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती है वो क्रिटिकल फैक्टर्स होते हैं। इसको अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए, कोविड-5 ऐसा इनेबलर ऐसा बोलता है कि कल्चर, इथिक्स और बिहेवियर जो है वो आपका बहुत ज़रूरी फैक्टर होता है, इसको आप अंडरएस्टिमेट मत करो। तो फोबिया का बी हमारा हो गया बिहेवियर को आप अंडरएस्टिमेट मत करो, कल्चर, इथिक्स एंड बिहेवियर को आप अंडरएस्टिमेट मत करो। तो कल्चर, साउथ इंडियन कल्चर दिखाया था ना चेन्नई एक्सप्रेस में, और उसके बाद अंडरएस्टिमेट बोला था, डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ ए कॉमन मैन। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इन्फॉर्मेशन की। तो इन्फॉर्मेशन क्या है, यहाँ पे ऑपरेशन, गवर्नेंस, मैनेजमेंट वगैरह सब करने के लिए
जो है इन्फॉर्मेशन ही चाहिए होता है। तो पोबिया का आई हम लोगों ने देखा इन्फॉर्मेशन के बारे में, पोबिया का आई हम लोगों ने देखा इन्फॉर्मेशन के बारे में। और पोबिया का ए हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। आईटी प्रोसेस और सर्विस के लिए क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा उसका सेट ये बताता है। आईटी प्रोसेस के लिए और सर्विस के लिए क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, ये कोविड-5 का प्रिंसिपल का सेट ही बता देता है कि भाई आपको क्या क्या जो है वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, उसका सेट बता देता है। उसके बाद लास्ट वाला आता है पीपल स्किल एंड कॉम्पिटेंस। कैपेबल पर्सन कैसा हो सारी एक्टिविटीज़ को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए, करेक्ट डिसीजन ले सके और करेक्टिव एक्शन वगैरह सबको अंजाम दे सके। तो इसके लिए पीपल जो है वो होने चाहिए। तो 7 लोग जो होते हैं वो इनेबलर होते हैं, 7 चीज़ें इनेबलर होती है। प्रिंसिपल, पोबिया, पीपल, 7 चीज़ें जो होती है इनेबलर होती हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल, पोबिया, पीपल। तो प्रिंसिपल में हम लोगों ने देखा कि प्रिंसिपल पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस के बारे में, प्रिंसिपल में हम लोगों ने देखा प्रिंसिपल पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क के बारे में। और पोबिया का पी हम लोगों ने देखा प्रोसेस, ओ से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, बी से बिहेवियर कल्चर एंड इथिक्स, उसके बाद इन्फॉर्मेशन, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि एप्लीकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, पीपल स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज़ के बारे में हम लोगों ने देखा। तो हम लोगों ने देखा पहला पॉइंट प्रिंसिपल, पॉलिसी एंड फ्रेमवर्क। इसमें हम लोगों ने देखा कि एक ऐसा व्हीकल होता है जो हमारे इंटरप्राइज के डिज़ायर्ड बिहेवियर को प्रैक्टिकल गाइड्स में जो है बदलता है डे टू डे मैनेजमेंट करने के लिए। प्रोसेस ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सेट ऑफ प्रैक्टिस होता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किसी भी इंटरप्राइज का की डिसीजन मेकिंग के लिए 3 लेवल में बांटा जाता है। कल्चर, इथिक्स एंड बिहेवियर गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट का एक क्रिटिकल फैक्टर होता है, इसको अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए, कोविड-5 ऐसा बोलता है। इन्फॉर्मेशन, ऑपरेशन, गवर्नेंस और मैनेजमेंट सब करने के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, इन सब काम को करने के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है। सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशन, आईटी प्रोसेस और सर्विसेज के लिए क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा उसका सेट बताया जाता है। पीपल स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज, कैपेबल पर्सन का जो है सेट होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों ने टॉपिक नंबर 1.10.8 खत्म किया। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं टॉपिक नंबर 1.10.9 रिस्क मैनेजमेंट इन कोविड। आपको याद होगा हम लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट पहले भी कवर किया हुआ है और ये रिस्क मैनेजमेंट इन कोविड में हम लोग मुख्य रूप से ईडीएम के बारे में पढ़ेंगे। प्रोसेस रेफरेंस मॉडल अभी हम लोगों ने जो देखा था, प्रोसेस रेफरेंस मॉडल जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि मैनेजमेंट करने के लिए ईडीएम था, ईडीएम 01 से लेके 05 तक, और उसके बाद एपीओ था, अलाइन प्लानर ऑर्गेनाइज जो है वो मैनेजमेंट में था। तो गवर्नेंस में जो था ईडीएम था और मैनेजमेंट में था एपीओ था। तो एपीओ 12 और ईडीएम 03 को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। एपीओ 12 और ईडीएम 03 को हम लोग यहाँ पे एक साथ पढ़ेंगे। तो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट इन कोविड के बारे में चर्चा की जा रही है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि कोविड-5 गाइडलाइंस देता है रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी एंड प्रैक्टिस के लिए। कोविड-5 में रिस्क मैनेजमेंट और इंटरनल कंट्रोल दोनों होता है। तो कोविड-5 रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी एंड प्रैक्टिस के लिए गाइडलाइंस देता है। इसमें कई डोमेन होते हैं कंट्रोल के लिए, इसमें कंट्रोल के लिए कई डोमेन होते हैं, कई डोमेन का सेट बताया गया है, ठीक है। इसमें कई डोमेन होते हैं और कई डोमेन का सेट बताया गया है। इसके डोमेन में से एक जो डोमेन होता है वो गवर्नेंस डोमेन भी होता है। गवर्नेंस डोमेन जो होता है उसमें 5 गवर्नेंस प्रोसेस होते हैं, जिसको हम लोग ईडीएम 01 से लेके ईडीएम 05 तक देखा था हम लोगों ने। तो जो गवर्नेंस डोमेन होता है इसमें 5 गवर्नेंस प्रोसेस के डोमेन होते हैं, 5 गवर्नेंस प्रोसेस होते हैं। ये जिससे एक स्टेक होल्डर जो है वो एक स्टेक होल्डर से रिलेटेड रिस्क को फोकस किया जाता है। उस एक स्टेक होल्डर से रिलेटेड रिस्क ऑब्जेक्टिव पर फोकस करने वाले प्रोसेस को ईडीएम कहा जाता है। तो यहाँ पे बोलता है कि जो ईडीएम 03 जो है वो उस एक स्टेक होल्डर लोगों का मतलब पर कैपिटा इनकम जैसे आप निकालते हो तो पर स्टेक होल्डर रिस्क को यहाँ पे देखा जाता है, पर स्टेक होल्डर रिस्क। तो उसमें एक स्टेक होल्डर से रिलेटेड रिस्क जो होते हैं उस पर फोकस किया जाता है। उस स्टेक होल्डर से रिलेटेड जितने भी रिस्क ऑब्जेक्टिव होते हैं उस पर फोकस करने वाला जो प्रोसेस है, उस रिस्क पर जो फोकस करने वाला प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम लोग ईडीएम 03 कहते हैं। इवैल्यूएट, डायरेक्ट और मॉनिटर 03 कहते हैं। तो अभी मैंने क्या बोला कि जो यहाँ पे जो बहुत सारे डोमेन होते हैं, गवर्नेंस के बहुत सारे डोमेन होते हैं और जिसमें 5 गवर्नेंस प्रोसेस होते हैं। जो गवर्नेंस डोमेन होते हैं उसमें 5 गवर्नेंस प्रोसेस होते हैं। उस 5 गवर्नेंस प्रोसेस में जो है ईडीएम 01 से लेके 05 तक होता है और उसका जो ईडीएम 03 है वो क्या करता है, एक स्टेक होल्डर से रिलेटेड जो रिस्क होते हैं उस पर फोकस करता है। उस स्टेक होल्डर से रिलेटेड रिस्क का जो है ऑब्जेक्टिव पर फोकस करने के प्रोसेस को हम लोग ईडीएम 03 यानी कि इवैल्यूएट, डायरेक्ट, मॉनिटर 03 कहते हैं।
जो इंश्योर करता है रिस्क ऑप्टिमाइजेशन, मतलब रिस्क एक पार्टिकुलर लेवल से ऊपर गया तो क्या करने का है, टॉलरेट नहीं करने का। रिस्क एक पार्टिकुलर लेवल से ऊपर गया तो टॉलरेट नहीं करने का है। तो EDM 03 जैसे आपका थर्मामीटर होता है, जैसे एक व्यक्ति का बुखार नापता है, वैसे ही EDM 03 है, एक स्टेक होल्डर लोगों का जो है पार्टिकुलर का रिस्क इवेलुएट करता है और जो रिस्क ऑप्टिमाइजेशन करता है, मतलब कि रिस्क को पार्टिकुलर लेवल से ऊपर गया तो टॉलरेट नहीं करता है। रिस्क एक पार्टिकुलर लेवल से ऊपर गया तो उसको टॉलरेट नहीं करता है। तो ये जो EDM 03 होते हैं, इस प्रोसेस में रिस्क की हद और हमारी टॉलरेंस लेवल दोनों को समझा जाता है। इस प्रोसेस में हमारी जो लिमिट होती है उसको और हमारा जो टॉलरेंस लेवल होता है उस दोनों को, हमारी सहन शक्ति को और हमारा टॉलरेंस लेवल वगैरह सबको दोनों को समझा जाता है और एक्सप्रेस किया जाता है एंटरप्राइज़ की वैल्यू को इम्पैक्ट के टर्म में। एंटरप्राइज़ की वैल्यू को यहाँ पे इम्पैक्ट के टर्म में जो है एक्सप्लेन किया जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे गवर्नेंस डोमेन की तो बात कर ली, EDM 03 गवर्नेंस डोमेन की बात कर ली। कोविड 5 जो है गवर्नेंस डोमेन की बात थी। अब हम लोग मैनेजमेंट डोमेन के बारे में चर्चा करते हैं। कोविड 5 के मैनेजमेंट डोमेन में तो 2 डोमेन होता था, रेफरेंस मॉडल में हम लोगों ने देखा था। तो कोविड 5 के जो मैनेजमेंट डोमेन होते हैं उसका एक पार्ट है APO 12। APO 12 जो है उसका एक पार्ट है। तो बोलता है कि APO 12 जो रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए बेसिकली होता है। APO 12 क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए होता है। EDM 03 हम लोगों को तो बता तो दिया मेजरमेंट करके कि इस लेवल से ऊपर जाएगा रिस्क तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बर्दाश्त नहीं करेंगे तो रिस्क को मैनेज करने वाला कौन होता है, एक्चुअल में बुखार उतारने वाला पैरासीटामोल जो होता है वो APO 12 होता है। तो A से हम लोग अलाइन, P से प्लान और O से ऑर्गेनाइज। A से क्या हुआ, अलाइन। तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन किया जाता है IT को, ये तो हम लोग पहले ही जानते हैं। तो अलाइन किया जाता है बिजनेस ऑब्जेक्टिव के साथ। प्लान कैसे कैसे रिस्क जो है उसको मैनेज करना, उसका प्लान किया जाता है। और O से हो गया ऑर्गेनाइज, बिजनेस इम्पैक्ट को IT के टर्म में और रिस्क के टर्म में हम लोग इम्पैक्ट बताते हैं। बिजनेस इम्पैक्ट का IT रिस्क के टर्म में इम्पैक्ट बताया जाता है। तो यहाँ से O से ऑर्गेनाइज और मतलब ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस इम्पैक्ट को IT के टर्म में जो है रिस्क को बताया जाता है। तो A से आपका अलाइन हो गया। तो ये APO 12 अलाइन का मतलब क्या हो गया, अलाइन का मतलब A का मतलब अलाइन बोलो तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव के साथ IT को अलाइन करना। P का मतलब प्लान, रिस्क को कैसे मैनेज करना उसका प्लान। और O से मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके बिजनेस के जो IT रिलेटेड रिस्क होते हैं उसके टर्म में डिफाइन करना है, ऑर्गेनाइजेशन के जो रिस्क होते हैं उसको। तो यहाँ पे APO को तो मैंने कोड में बोला, A से अलाइन, B से प्लान, O से ऑर्गेनाइज। और अलाइन को और प्लान को और ऑर्गेनाइज को, इन 3 वर्ड को डिफाइन कर दिया अपनी मर्जी से ज़बरदस्ती। ठीक है। तो APO 12 में हम लोगों ने देखा कि अलाइन का मतलब जो है बिजनेस ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन करना। P से हम लोगों ने देखा प्लान, तो कैसे कैसे रिस्क को मैनेज करना है उसका प्लान करना। और O से हम लोगों ने देखा ऑर्गेनाइज बिजनेस जो होते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट को IT के रिस्क के टर्म में। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि APO 12 बोलता है कि रिस्क को लगातार आइडेंटिफाई करना है, असेसमेंट करना है और रिड्यूस करना होगा टॉलरेबल लेवल तक। मतलब अगर ऊपर बढ़ गया है तो APO 12 क्या बोलता है, ऊपर बढ़ गया है तो आपको पहचानना पड़ेगा ऊपर बढ़ गया है। कैसे पहचान सकते हैं, EDM 03 से पहचान सकते हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना है, असेसमेंट करना है और रिड्यूस करना है टॉलरेबल लेवल तक। जब तक नहीं आ जाता नीचे की ओर दबाना है तब तक, जब तक ये टॉलरेबल लेवल तक नहीं आ जाता रिस्क को। और ये काम जो है एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट करेगा, यानी कि MD/WTD जो है आप लोगों का वो करेगा, ये काम एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट करेगा। फिर बोलता है कि जो APO 12 होते हैं, APO 12 जो होता है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट के साथ IT रिलेटेड रिस्क को भी इंटीग्रेट कर देना। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट जो है आपका ERM, उसके साथ IT रिलेटेड रिस्क को भी इंटीग्रेट कर देना। IT रिलेटेड रिस्क को मैनेज करना कॉस्ट बेनिफिट के हिसाब से करना चाहिए। जब भी IT रिस्क को आप मैनेज करने जा रहे हैं तभी भी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आपको ज़रूर से ज़रूर कर लेना चाहिए। हर इंटरप्राइज एक्टिविटी में कुछ ना कुछ रिस्क एसोसिएटेड होता है। स्पेसिफिकली जब आप IT की बात कर रहे हो तो उसको ज़रूर से ज़रूर मैनेज करना ज़रूरी होता है। और मैनेज करने के लिए जो है APO होता है, मैनेज करने के लिए APO होता है।
तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या देखे हम लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट इन कोविड 5 में। इसको फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। कोविड 5 गाइडलाइंस देता है रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए और स्ट्रैटेजी एंड प्रैक्टिस बताता है। इसमें डोमेन होते हैं जो रेफरेंस मॉडल बताता है। डोमेन को 2 पार्ट में बांटा जाता है, गवर्नेंस डोमेन और मैनेजमेंट डोमेन्स। जो गवर्नेंस डोमेन होते हैं उसमें EDM 01 से लेके 05 होता है। उसमें से जो 01 से लेके 05 होता है जो स्टेक होल्डर से रिलेटेड रिस्क जो होते हैं उस पर फोकस करने के लिए बना होता है। EDM 03 क्या होता है, एक स्टेक होल्डर से रिलेटेड रिस्क पर फोकस करता है, उस स्टेक होल्डर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव पर भी फोकस करने का जो है प्रोसेस वगैरह सब बताता है। तो रिस्क को और उसके ऑब्जेक्टिव को फोकस करने का प्रोसेस बताता है। ये इंश्योर करता है कि रिस्क ऑप्टिमाइज हो, मतलब रिस्क जो है वो ऑप्टिमाइज लेवल के रिस्क जो है टॉलरेबल लिमिट से ऊपर क्रॉस नहीं करना चाहिए। इस बात का इंश्योर करता है EDM। इस प्रोसेस में रिस्क की हद और हमारी टॉलरेंस लेवल दोनों को समझा जाता है और उसे एक्सप्रेस किया जाता है एंटरप्राइज वैल्यू और उसके इम्पैक्ट के टर्म में। तो ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने APO की बात की थी, मैनेजमेंट डोमेन की APO की बात की थी। ए का मतलब देखा था अलाइन करना बिजनेस ऑब्जेक्टिव के साथ, P का मतलब देखा था रिस्क मैनेजमेंट कैसे करेंगे उसका प्लान करना, और O का मतलब हम लोगों ने देखा था ऑर्गेनाइज। तो ऑर्गेनाइज बिजनेस जो है बिजनेस को ऑर्गेनाइज इस तरीके से करता है कि जो है IT रिस्क के टर्म जो है वो सारी चीज़ों को डिफाइन किया जा सके और IT रिस्क को कम किया जा सके। APO 12 बोलता है कि रिस्क को लगातार आइडेंटिफाई करना चाहिए, असेसमेंट करना चाहिए और रिड्यूस करना होगा टॉलरेबल लिमिट तक, और ये काम जो होता है वो करने की जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट को सौंपी गई है। फिर बोलता है जो APO 12 का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट के साथ IT रिलेटेड रिस्क को भी इंटीग्रेट कर देना। IT रिलेटेड रिस्क जो होता है वो कॉस्ट बेनिफिट के हिसाब से करना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद एक चार्ट दिया हुआ है जो आपके फिगर नंबर 1.10.5 पे है, रिस्क मैनेजमेंट। इसको RACI चार्ट भी बोलते हैं, RACI चार्ट भी कहा जाता है। R से रिस्पॉन्सिबिलिटी, A से अकाउंटेबिलिटी, C से जो है कंसल्टेशन और इंफॉर्मेशन चार्ट। ठीक है, इसमें बोलता है कि प्रैक्टिकल दुनिया में रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट के नाम से इसको जाना जाता है। तो RACI चार्ट जो है इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट के नाम से भी जाना जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है रिस्क मैनेज करने की, अकाउंटेबिलिटी कौन अकाउंटेबल होगा, कंसल्टेंसी रिस्क आ जाएगा तो किससे कंसल्ट करना है, और इन्फॉर्मेशन। तो RACI चार्ट से इसको जाना जाता है। तो हम लोगों ने जो EDM 03 देखा, EDM 03 गवर्नेंस प्रैक्टिस जो रिस्क ऑप्टिमाइजेशन को इंश्योर करता है, और APO 12 जो है वो रिस्क मैनेज करता है एक्चुअली। ये दोनों ओवरऑल ERM के साथ ही लगाया जाता है। ये दोनों जो है एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट के जो है एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट जो है उसके साथ ही लगाया जाता है, ताकि पूरे लाइफ साइकिल में रिस्क को मैनेज कर सके और गवर्नेंस एंड दोनों का जो है ऑब्जेक्टिव वो पूरा हो सके। इसके अलावा कोई स्पेसिफिक रिस्क होता है तो उसके लिए स्पेसिफिक प्रैक्टिस भी बताए गए हैं कोविड 5 में, कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगा उसके बावजूद भी APO 12 और EDM 03 को ओवरऑल इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट के साथ लगा लेने के बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगा तो उसके लिए भी हम बहुत सारी बातें बताते हैं आपको, ये कोविड 5 बोलता है। ये जो एक्टिविटी बताए गए हैं कोविड 5 में, इसके अलावा हर लेवल के मैनेजमेंट को RACI चार्ट बताया जाता है ताकि रिलेटेड अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन कर सके। तो RACI चार्ट जो है ऐसा नहीं है ओवरऑल लेवल पे ही बताया जाता है, केवल ये हर मैनेजमेंट के जो लेवल होते हैं उसको बताया जाता है ताकि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी जो है वो पूरी तरीके से डिफाइन रहे, उनको पूरी तरीके से यानी कि अच्छे से उनको समझ में आए। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या देखा, हम लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट इन कोविड में देखा कि कोविड 5 गाइडलाइंस देता है रिस्क मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजी और प्रैक्टिस करने के लिए। इसमें कई डोमेन होते हैं, इसमें 2 डोमेन रेफरेंस मॉडल में मुख्य होते हैं, गवर्नेंस डोमेन और मैनेजमेंट डोमेन। गवर्नेंस डोमेन जो होते हैं उसमें 5 प्रकार के प्रोसेस होते हैं, 5 गवर्नेंस प्रोसेस होते हैं EDM 01 से लेके आपका EDM 01 से लेके EDM 05 तक, और उसमें EDM 03 हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद जो होता है मैनेजमेंट प्रोसेस में टोटल 13 प्रोसेस होते हैं। मैनेजमेंट प्रोसेस में APO के टोटल 13 प्रोसेस होते हैं, अलाइन, प्लान और ऑर्गेनाइज। तो अलाइन, प्लान और ऑर्गेनाइज के टोटल 13 प्रोसेस होते हैं। 13 प्रोसेस में APO 01 से लेके APO 13 तक, तो APO 12 उसमें हम लोगों को पढ़ना है। तो APO 12 क्या करता है, रिस्क को मैनेज करता है।
तो क्या बोलते हैं, और EDM03 क्या करता है, रिस्क ऑप्टिमाइजेशन को इंश्योर करता है। EDM03 रिस्क ऑप्टिमाइजेशन को इंश्योर करता है। और APO12 क्या करता है, APO12 क्या करता है, रिस्क को एक्चुअली मैनेज करता है APO12। तो 12 एक्चुअली मैनेज करता है। तो यहाँ पे बोलता है कि जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि स्टेक होल्डर से रिलेटेड जो रिस्क होते हैं उस पर फोकस करता है और उसके बारे में बताता है, इंश्योर करता है कि रिस्क ऑप्टिमाइजेशन का लेवल आ चुका है, मतलब टॉलरेबल अब हमको नहीं करना है। इस जो EDM03 होते हैं इसके प्रोसेस में रिस्क की हद और हमारी टॉलरेंस लेवल दोनों को समझा जाता है, उसको एक्सप्रेस किया जाता है एंटरप्राइज वैल्यू पर इम्पैक्ट के टर्म में। उसके बाद फिर APO12 में हम लोगों ने देखा था, ए का मतलब होता है अलाइन करना बिजनेस को ऑब्जेक्टिव को IT के साथ, और प्लान करना कैसे रिस्क मैनेज करना है, और ऑर्गेनाइज करना बिजनेस को IT के टर्म में। उसके बाद फिर बोलता है कि APO12 बोलता है कि रिस्क को लगातार आइडेंटिफाई करना है, असेसमेंट करना है और रिड्यूस करना होगा टॉलरेबल लेवल तक, ताकि हम ये काम जो है हमारा जो है एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट करेगा। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है जो है IT मतलब ERM के साथ इंटीग्रेट कर देना, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट के साथ IT रिलेटेड रिस्क के साथ इन सब चीज़ों को भी इंटीग्रेट कर देना। IT रिलेटेड रिस्क जो होते हैं उसका मैनेजमेंट हमेशा कॉस्ट बेनिफिट के हिसाब से होता है। हर एंटरप्राइज की एक्टिविटी में कुछ ना कुछ रिस्क एसोसिएट होते हैं, जिसमें स्पेसिफिकली IT को मैनेज करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर यहाँ पे RACI चार्ट हम लोगों ने देखा। RACI चार्ट जो हम लोगों ने देखा तो उसमें R का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, कंसल्टेशन और इन्फॉर्मेशन चार्ट। तो ये RACI चार्ट को हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट के नाम से भी प्रैक्टिकल दुनिया में जानते हैं। EDM03 जो है गवर्नेंस प्रैक्टिस है जो रिस्क का ऑप्टिमाइजेशन को इंश्योर करता है, और APO12 रिस्क को मैनेज करता है। ये दोनों ओवरऑल इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट के साथ में ही लगाए जाते हैं। ये दोनों ओवरऑल इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट के साथ में ही लगाए जाते हैं, ताकि इंटायर लाइफ साइकिल में रिस्क मैनेजमेंट जो हो वो अच्छी तरीके से हो पाए, गवर्नेंस मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए। अगर इसके अलावा कोई भी स्पेसिफिक रिस्क के लिए आ जाता है तो उसके लिए COVID-5 ने स्पेसिफिक प्रैक्टिस और मेजरमेंट बता दिया है। ये एक्टिविटी जो है COVID-5 ने बताया है। इसके अलावा हर लेवल पे RACI चार्ट जो है हर लेवल पे जो है IT रिलेटेड चीज़ों के लिए और अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करने के लिए होना चाहिए हर लेवल पे।